नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम चंद्रशेखर है। करेंट अफेयर रिवीजन प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे नवंबर और दिसंबर 2023 के भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित करेंट अफेयर के टॉपिक के बारे में। प्रश्नों के माध्यम से हम उसको देखेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न में देखते हैं क्या है और कौन सा टॉपिक लिया गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, आपसे ये पूछा गया है कि गलत कौन सा है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में भी है। आप अगर लगता है कि हिंदी के शब्दावली या हिंदी के शब्द आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, आप इंग्लिश में देख सकते हैं। पहला कथन कह रहा है, वर्तमान भारत में निश्चित अस्थायी विनिमय दर प्रणाली लागू है। एक मुद्रा का किसी दूसरी मुद्रा से लेन देन की दर को विनिमय दर कहते हैं। ठीक है। सी कह रहा है, किसी मुद्रा का अन्य मुद्रा के सापेक्ष कीमत निर्धारण मुद्रा मूल्यांकन कहलाता है। डी कह रहा है, लचीली विनिमय दर बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि गलत कथन पूछा गया है। तो जो विनिमय दर है, अर्थात ये जो आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, एक मुद्रा का किसी दूसरी मुद्रा से लेन देन की दर को विनिमय दर कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 3 तरह की विनिमय दर होती है। विनिमय दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो एक को कहते हैं नियत या स्थिर विनिमय दर प्रणाली। इसका मतलब ये हुआ कि किसी देश का केंद्रीय बैंक जो विनिमय दर प्रणाली है उसको निर्धारित करती है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है स्थिर, क्योंकि निर्धारित करने की बात आ रही है, नियत है, केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी जो व्यवस्था है उसको कहते हैं नम्य या उत्प्लावित। इसे आप लचीली भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, कई बार इंग्लिश में इसे फ्लोटिंग कहा जाता है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, बाजार की शक्तियों के द्वारा विनिमय दर का निर्धारण होगा। जैसे जैसे विदेशी मुद्रा या उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसी के हिसाब से विनिमय दर का निर्धारण होगा। तो ये बाजार की शक्तियों पर है, अर्थात ये नम्य है, ये समय समय पर बदलती रहती है। तीसरा है जिसे कहते हैं प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली, जो भारत में है। इसका मतलब ये हुआ कि जो केंद्रीय बैंक है, बाकी तो बाजार की शक्तियों पर सब कार्य होता है, विनिमय दर का निर्धारण होता है, लेकिन जहां पर आवश्यकता पड़ती है, आरबीआई को ये लगता है कि डिमांड विदेशी मुद्रा की ज़्यादा है और वहां पर हमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है प्रबंधन करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में आरबीआई विदेशी मुद्रा, जैसे हम यूँ कह दें कि यूएस डॉलर की डिमांड ज़्यादा है, तो यूएस डॉलर की अगर डिमांड ज़्यादा है और वो प्रभावित कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आरबीआई उसे मार्केट में रिलीज़ कर सकता है बैंकों के माध्यम से, जिससे उसकी जो डिमांड है और डिमांड की वजह से यूएस डॉलर की कीमतें बढ़ी हैं, तो उस डिमांड को पूरा किया जा सकता है। तो आरबीआई हस्तक्षेप करता है, डायरेक्ट नहीं करता, इनडायरेक्ट करता है। इसीलिए इसे कहा जाता है कि यह प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली है। सामान्यतः इसमें उत्प्लावित वाली बातें शामिल होती ही हैं, लेकिन जहां पर ज़रूरत होती है आरबीआई अर्थात भारत का केंद्रीय बैंक इसमें हस्तक्षेप करता है। वर्तमान भारत में निश्चित या अस्थायी विनिमय दर प्रणाली लागू है। तो भारत में अस्थायी विनिमय दर प्रणाली लागू नहीं है, बल्कि जैसा कि मैंने कहा कि प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली लागू है। इसलिए आपका ये जो है वो कथन गलत होगा। ये आप लोगों ने समझ लिया। इसी से संबंधित सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं। विगत वर्ष केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप और घरेलू मुद्रास्फीति के अधिक रहने के कारण भारतीय रुपये का सापेक्ष मूल्य भारत के प्रमुख वाणिज्यिक साझेदार देशों की मुद्राओं की तुलना में लगभग 2 वर्षों के उच्चतर स्तर पर पहुंच गया है। क्यों हुआ है? तो प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली की वजह से, अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं आरबीआई के हस्तक्षेप की वजह से है। तो ये सारी बातें उसी से संबंधित हैं। जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं पीडीएफ के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देख लें। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? डायरेक्ट लिस्टिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब लिस्टिंग का मतलब क्या होता है, ये अगर आपको पता है तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज यहाँ पर समस्या होगी। देखिए, पहला कथन कह रहा है कि भारतीय कंपनी अपनी प्रतिभूतियां सीधे विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कर सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन, कोई कंपनी नए शेयरों के बजाय मौजूदा शेयरों को बेचकर ही सार्वजनिक हो सकती है। ठीक है, जितना उसमें निवेश होगा, पब्लिक का निवेश होगा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सार्वजनिक हो सकती हैं। तीसरी बात, इसमें कंपनी को आरंभिक सार्वजनिक पेशकश
प्रक्रिया से गुजरने की ज़रूरत नहीं होती है। अब नहीं पड़ती है या नहीं होती है, ये आपसे पूछा गया है कि इसमें से सही कौन सा है। तो इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए किसी कंपनी को या किसी भी निगम को ऐसे कह सकते हैं, उसे वित्त की आवश्यकता है। वो क्या करता है, अपने आप को शेयर बाजार में लिस्टेड करता है, अर्थात सूचीबद्ध करता है, या पंजीकृत भी आप कहते हैं, पंजीकृत कराता है। वहाँ से उसके शेयरों की खरीद बिक्री होती है, और अगर शेयर वो बेच रहा है तो उसके माध्यम से उसे वित्त की प्राप्ति हो रही है, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। थोड़े समय के लिए सोचिए, अगर उसी कंपनी को XYZ कोई भी कंपनी हो, उसे किसी विदेशी बाजार से या किसी विदेश से ऋण लेना हो तो वो क्या करेगा। तो उसके लिए व्यवस्था है कि वह विदेशी बाजार का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जा कर के अपने आप को रजिस्टर करे और वहाँ से वो वित्त एकत्र करे। ठीक है, लेकिन पहले की व्यवस्था ये थी कि कोई भी कंपनी डायरेक्ट नहीं कर सकती थी। ठीक है, लेकिन 2020 में इसमें रिफॉर्म किया गया। जो कंपनी एक्ट 2013 है उसमें संशोधन किया गया, और संशोधन करके एक व्यवस्था दी गई है कि अब पहले की व्यवस्था जो थी, एक कंपनी है, एक यहाँ पर मान लीजिए ये कंपनी है, एक बीच में ब्रोकर है। ब्रोकर है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक बैंक है, इस बैंक में अपना शेयर रजिस्टर करेगा और ये दूसरे फिर शेयर बाज़ार में, किसी दूसरे देश के शेयर बाज़ार में उसे बेचेगा और वहाँ से वित्त की प्राप्ति होगी। ठीक है, लेकिन अब ये कह दिया गया कि ये जो बीच में है, अब इसको समाप्त कर दिया गया है। कोई भारतीय कंपनी सीधा अर्थात डायरेक्ट लिस्टेड हो सकती है किसी दूसरे देश के शेयर बाज़ार में, और वहाँ से वित्त की जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं उसे पूरा कर सकती है। तो यही कहा जा रहा है डायरेक्ट लिस्टिंग। क्लियर है? तो अब बताइए, यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है, भारतीय कंपनी अपनी प्रतिभूतियाँ सीधे विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कर सकती हैं। प्रतिभूति क्या होती है, सिक्योरिटी क्या होती है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले भी। जो रिवीजन के लिए क्लास शुरू हुई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कोई कंपनी नए शेयर के बजाय मौजूदा शेयरों को बेचकर ही सार्वजनिक हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और कह रहा है कि इसमें कंपनी को आरंभिक सार्वजनिक पेशकश प्रक्रिया से गुजरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर देखें, तीनों ही सही है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा। इससे संबंधित बातें यहाँ पर दी गई हैं। हाल ही में डायरेक्ट लिस्टिंग से संबंधित कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी संशोधन अधिनियम 2020 की धारा 5 के तहत, ठीक है, अधिसूचित किया है। अब इससे संबंधित ये बताया गया है कि धारा 5, ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 23 में संशोधन करती है, और इसके माध्यम से ये प्रावधान जो मैंने बताया वो किया गया है। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कह रहा है, देश के कई स्टॉक एक्सचेंज ने इसे संयुक्त रूप से विकसित किया है। बिल्कुल सही बात है। अब इसको समझ लेंगे ना तो बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। फिलहाल दूसरे स्टेटमेंट पर आते हैं। शेयर मार्केट के निवेशक इस प्लेटफॉर्म, यहाँ पर फॉन्ट चेंज हो गया, इस प्लेटफॉर्म के जरिए रिस्क कम कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है उसको समझिए, आपसे सही पूछा गया है। इन्वेस्टर, जैसे आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, आप शेयर खरीदते हैं, तो आप क्या हुए, इन्वेस्टर हुए। वहाँ पर रिस्क है, रिस्क रिडक्शन यानी कि रिस्क को कम करने से संबंधित एक एक्सेस प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। अब होता क्या है इसको समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपने किसी शेयर बाजार से शेयर को ख़रीदा, किसी एप्लीकेशन के माध्यम से ख़रीदा। टेक्नोलॉजी है, कभी जैसे ग्रो ऐप है, कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है, उसके माध्यम से आपने ख़रीदा। कुछ ऐसी टेक्निकल एरर आ गई, आप ऐसे कल्पना करिए कि आपने रिलायंस का शेयर ख़रीदा है, और रिलायंस का शेयर आपने ये देखा कि लगातार उसमें गिरावट आ रही है, मुझे उसके शेयर को बेच देना चाहिए, बेच करके अपना पैसा निकाल लेना चाहिए ताकि मैं घाटे से बच सकूं। तो ऐसी स्थिति में अब आपका जो एप्लीकेशन है वो काम कर नहीं रहा है। अब आपके पास विकल्प क्या है, आपके पास ये विकल्प है कि जो घाटा हो रहा है आप होने दें, दूसरा तरीका है नहीं निकालने के लिए।
तो उसी को कम करने के लिए जो निवेशक है रिस्क रिडक्शन यानी रिस्क को कम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म जारी किया गया है जिसे कहते हैं इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म। और इसके माध्यम से अब आप क्या कर सकते हैं, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं उनके माध्यम से ये विकसित किया गया है। सभी ने संयुक्त रूप से विकसित किया है कि जो निवेशक है अगर उसका ऐप काम नहीं कर रहा है, टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो निवेशक है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने शेयर को बेच सकता है। आपको लग रहा है कि मुझे अपने शेयर को बेच देना चाहिए, मुझे नुकसान हो रहा है, तो इसके माध्यम से आपके रिस्क को कम किया जाएगा। तो पहला, देश के कई स्टॉक एक्सचेंज ने इसे संयुक्त रूप से विकसित किया है, बिल्कुल सही बात है। शेयर मार्केट के निवेशक इस प्लेटफॉर्म के जरिए रिस्क कम कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दोनों ही सही है, यानी कि सी होगा, 1 और 2 दोनों सही है। इसी के संदर्भ में एक शब्दावली है, उसे देख लीजिए। यहाँ पर कहा गया है कि हाल ही में सेबी ने इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इसे इन सब ने मिलकर के विकसित किया है, ठीक है, इसे लॉन्च किया है। ये कहा गया है कि सेबी ने IRRA प्लेटफॉर्म को मुख्य रूप से ट्रेडिंग के समय आने वाली टेक्निकल ग्लीच का मतलब होता है, मान लीजिए आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चला रहे हैं और उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो पावर सप्लाई कट हो रही है या पावर की सप्लाई कम होने की वजह से फ्लैक्चुएशन आ रहा है, यानी कि यहाँ पर रिस्क है। तो ग्लीच का मतलब यही है, ये रिस्क जो कमी या वृद्धि हो रही है। तो ये टेक्नोलॉजी का शब्द है, इसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आप लोगों से कहा था गोल्डीलॉक्स जोन, तो ये ज्योग्राफी का शब्द है लेकिन इकोनॉमी के संदर्भ में भी इसका प्रयोग होता है। उसी तरह से ये भी साइंस टेक्नोलॉजी की एक शब्दावली है, इसका प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग पर कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इस संकल्प को दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत किया है, बिल्कुल सही बात है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस कन्वेंशन से संबंधित जो संकल्प आया था उस संकल्प के पक्ष में मतदान किया है, दोनों बात सही है। इसमें वर्ष 2025 तक संयुक्त राष्ट्र टैक्स कन्वेंशन तैयार करने का लक्ष्य है। दरअसल ये 2025 शब्द जो दिया गया है जून 2025 है, तो केवल 2025 दिया गया है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो ये गलत होगा, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब यहाँ पर देख लें, इससे संबंधित बातें क्या कही गई हैं। जो अफ्रीका यूनियन है, अफ्रीका देशों का, जिसमें 54 देश हैं, सभी का मिला करके एक यूनियन बना हुआ है, उसमें एक नाइजीरिया देश है। तो ये कहा गया है कि नाइजीरिया द्वारा प्रस्तुत संयुक्त राष्ट्र महासभा के संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग पर कन्वेंशन स्थापित करने से संबंधित संकल्प के पक्ष में भारत ने मतदान किया है। ठीक है, इसका शीर्षक है संयुक्त राष्ट्र में समावेशी और प्रभावी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग, OECD के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो जो टैक्सेशन में, जैसे कोई कंपनी है भारत में है, लाभ यहाँ पर कमा रही है, लेकिन उसका जो हेड ऑफिस है वो सिंगापुर में है, तो सिंगापुर में टैक्स उसको कम देना पड़ रहा है। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए ऐसा किया गया है। हालांकि विकसित देशों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन भारत ने इसके पक्ष में मतदान किया, अन्य देशों ने भी किया। तो ये प्रस्ताव जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अकॉर्डिंग जितना बहुमत चाहिए उससे अधिक मिला है और ये प्रस्ताव पारित हो गया है। 2025 जून 2025 की बात हुई है। यहाँ पर देखें, जून 2025 तक संयुक्त राष्ट्र टैक्स कन्वेंशन तैयार करने का इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इससे संबंधित बातों को हम लोगों ने देख लिया। सही इसमें से कौन सा है, अब यहाँ पर देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि तीसरा सही नहीं है, तो आपका सही आंसर होगा बी, अर्थात केवल और केवल 2 सही है। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कोटे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, IMF के संदर्भ में बात की जा रही है, स्पेशल ड्राइंग राइट से संबंधित। हाल ही में IMF के कार्यकारी बोर्ड ने कोटे में 30% के वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, बिल्कुल सही बात है, 5वां। ठीक है, दूसरा कह रहा है कोटे में प्रस्तावित वृद्धि देशों के वर्तमान कोटे के अनुपात में होगी।
अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि वर्तमान कोटे के अनुपात में होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर ये देखिए 30% की वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। तो ये आप लोगों को अगर डेटा याद होगा तो हो सकता है, तो ये 30% है, ये 50% है, ये ध्यान रखना है। अब इसको अभी छोड़ देते हैं, दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। कोटे में प्रस्तावित वृद्धि देशों के वर्तमान कोटे के अनुपात में वृद्धि होगी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। निर्धारित कोटा सदस्य देशों का IMF में योगदान दिखाता है। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस देश का कितना योगदान है और उसके हिसाब से मतदान का भी निर्धारण होता है, तो इससे संबंधित बातें ये हैं कि वर्तमान समय में भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत जो मतदान का अधिकार रखता है 2.6% है, लेकिन जो उसका SDR का कोटा है वो 2.75% है। वर्तमान में भारत के पास विशेष आहरण अधिकार, जिसे संक्षेप में ADR कहते हैं, का कोटा कितना है? 2.63%। तो जो 2.63% कहा जा रहा है 2.6% है, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसमें सही कौन सा है? केवल और केवल ये दूसरा और तीसरा सही है, पहला भी गलत है और चौथा भी गलत है, ठीक है। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया कि ये जो कोटा वर्तमान समय में भारत का यहाँ पर विशेष आहरण अधिकार कोटा जो बताया गया है वो कितना है? तो 2.75%, ठीक है। कौन सा इसमें से सही होगा? तो केवल 2 होगा, 2 और 3 आपका सही है। इससे संबंधित व्याख्या यहाँ पर दी गई है। व्याख्या आप लोग टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। संस्कृति IAS का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन ये कह रहा है कि यह बचत आधारित सूक्ष्म वित्त का एक मॉडल है, बिल्कुल सही बात है। सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह, इसकी शुरुआत नाबार्ड ने की थी, ठीक है। तीसरा कह रहा है स्वयं सहायता समूह पंजीकृत अनौपचारिक औपचारिक समूह होते हैं। ये औपचारिक नहीं होते हैं, अनौपचारिक होते हैं। ये पंजीकृत भी हो सकते हैं और गैर पंजीकृत भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पंजीकृत नहीं भी हो सकते हैं। तो पहला और दूसरा सही है, बाकी तीसरा गलत है। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? स्वयं सहायता समूह जो हैं, जैसे 15 और 20 लोग मिल करके या उससे अधिक भी हो सकते हैं, मिल करके किसी कार्य को करना शुरू किया, किसी विशेष उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं। कोई बिजनेस करना चाहते हैं, सबके पास अगर 10 लाख इन्वेस्ट करना हो तो सबके पास या किसी एक व्यक्ति के पास 10 लाख का अमाउंट नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने मिल करके 10-10, 15-15 हज़ार का उसमें योगदान दिया और इस तरह से जो बिज़नेस के लिए अमाउंट चाहिए था वो अमाउंट इकट्ठा हो गया और उन्होंने बिज़नेस शुरू किया। तो ये कहा गया कि अब बैंक लिंकेज, बैंक से अगर जोड़ दिया जाएगा तो आसान किस्तों पर बैंक से स्वयं सहायता समूह को कम ब्याज दर पर या आसान किस्तों पर ऋण उपलब्ध हो सकता है। तो उसका मतलब यही है स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज परियोजना, ठीक है। तो अब बताइए इसमें से सही कौन सा है? दूसरा और तीसरा, 1 और 2, तीसरा गलत है। तो आपका सही आंसर होगा B, यानी कि केवल 2 इसमें से सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पर देखिए, लीड्स रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है यह रिपोर्ट वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। दूसरा, इसे विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की तर्ज पर शुरू किया गया है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लॉजिस्टिक इकोसिस्टम से संबंधित है। अब लॉजिस्टिक तंत्र क्या होता है, लॉजिस्टिक इकोसिस्टम क्या होता है, किसी कार्य को करने के लिए ज़रूरी होता है। जैसे आसान भाषा में समझिए, आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने के लिए एक इकोसिस्टम डेवलप करना ज़रूरी है। वहाँ पर शांति हो, आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं आपके पास अवेलेबल हों, उपलब्ध हो सके, समय पर खाना मिल सके, आपको चाय नाश्ता, टेबल, शांति का मतलब शांत वातावरण, ठीक है, इत्यादि बातें, सब कुछ को मिला करके जो आपको सपोर्ट करती हैं, आपके कार्यों को करने में सहायक सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, उनको मिला करके आप कहते हैं कि ये लॉजिस्टिक इकोसिस्टम है। उससे संबंधित ये कहा गया है कि एक इंडेक्स के संदर्भ में किसके द्वारा विकसित किया गया है, और ये भी ध्यान रखना है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है या नहीं है।
अगर आप लोगों को पता हो तो ध्यान रखेंगे, इसमें से तीनों ही सही है और यह रिपोर्ट वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसकी तर्ज पर इसका विकास किया गया है। तो इसमें भारत की रैंकिंग क्या है ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अलग अलग राज्यों में लॉजिस्टिक ईज 30 रिपोर्ट, ठीक है, 2023 जारी की है। इस रिपोर्ट से संबंधित कुछ और बातें, यहाँ पर समूह जो बनाया गया है, श्रेणी बनाई गई है। देखिए, समूह तटीय राज्य, स्थल और स्थल रुद्ध, यानी कि चारों तरफ से राज्यों से घिरा हुआ, ठीक है, पूर्वोत्तर के राज्य और केंद्र शासित राज्य। तो 4 इसकी कैटेगरी है। और अचीवर्स राज्य कौन कौन से हैं? तटीय राज्यों में, अब देखिए इसमें तटीय राज्य हैं, अगर आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा ये तटीय राज्य, ठीक है। अच्छा, तटीय राज्यों में कौन कौन? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। फास्ट मूवर्स राज्य जैसे केरल और महाराष्ट्र हैं। एस्पायर्स राज्य कौन कौन से हैं? गोवा है, ठीक है, गोवा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल है। स्थल अवरुद्ध राज्यों में हरियाणा है, पंजाब है, तेलंगाना है और उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड है, ठीक है, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड इत्यादि ये सभी राज्य हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में असम और सिक्किम, असम, सिक्किम, त्रिपुरा है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मतलब ये राज्य हैं और इनकी ये रैंकिंग की गई है, ठीक है। चलिए, अब इससे संबंधित सारी बातें लीड्स रिपोर्ट के संबंध में जिसके तर्ज पर इसका विकास किया गया है उसके बारे में यहाँ पर बता दिया गया है। इसे पीडीएफ में आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखें। राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद के संदर्भ में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये कहा गया है कि ये गलत कथन कौन सा है, ये ध्यान रखेंगे। ये कह रहा है इसका गठन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने किया है। दूसरा, इसकी अध्यक्षता केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के द्वारा किया जाता है। तीसरा, इनके गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल यहाँ पर कहा गया है 5 वर्ष का होता है। तो ध्यान रहे, ये एक सलाहकार परिषद है जो देश में नवाचार को बढ़ाने और नवाचार को बढ़ाने के साथ साथ ये भी कहा गया कि स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए सलाह देने का कार्य करता है, ठीक है। अब सलाह देने में ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद है, गठन कब किया गया था? वर्ष 2020 में किया गया था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत इसको गठित किया गया है। उद्देश्य क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि नवाचार को बढ़ावा देना है, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सलाह देना है ताकि इन्हें बढ़ावा दिया जा सके। अध्यक्ष कौन होता है? वाणिज्य एवं उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। जो सदस्य होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। इसमें सदस्यों में मंत्रालय के सदस्य होंगे या संगठन के सदस्य होंगे। एक गैर सरकारी सदस्य भी होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। 2 वर्ष के साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगली सूचना तक इनका हो सकता है। अगर उनको हटाने या नए सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित अगर कोई सूचना जारी नहीं की गई है तो तब तक ये रह सकते हैं। जो दोनों में से जो भी पहले हो तब तक ये रह सकते हैं। तो इसमें 5 वर्ष जो कहा गया है ये गलत है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। यहाँ पर इससे संबंधित जो बातें थीं वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लें। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई भुगतान सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये पूछा गया है कि यूपीआई के माध्यम से आप कहाँ पर कितना भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। तो यूपीआई से प्रतिदिन भुगतान की अधिकतम सीमा कितनी है? 1 लाख रुपए तक का भुगतान आप कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से। पूंजी बाजार, बीमा आदि के लिए अगर पूंजी बाजार में करना हो, बीमा के क्षेत्र में करना हो तो भुगतान की सीमा बताई गई है कि 2 लाख है। 2 लाख रुपए तक का भुगतान आप कर सकते हैं। यदि अस्पताल में करना हो तो ये कहा गया अस्पतालों आदि में यूपीआई से प्रतिदिन भुगतान की सीमा 5 लाख रुपए कर दिया गया है। आप इलाज के लिए कर रहे हैं, अस्पताल में कर रहे हैं तो उसके लिए कहा गया है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो सही पूछा गया है इसमें से सही कौन कौन से कथन हैं, तो तीनों कथन ही सही हैं। ये सभी स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है, यानी कि यूपीआई से जो प्रतिदिन की भुगतान की सीमा है, लिमिट है कि एक दिन में कितना कर सकते हैं, 1 लाख रुपए है।
अगर पूंजी बाजार में कर रहे हैं, बीमा बाजार में कर रहे हैं तो 2 लाख। यदि आपको इलाज कराना है, आप अस्पताल में जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर 5 लाख रुपए की सीमा निर्धारित की गई है। तो सभी कथन सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न, एम्पलीफाई 2.0 प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, इस पोर्टल को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुरू किया है। ध्यान रखने वाली बात है कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरे को देखें, वर्तमान में इस पोर्टल से 225 शहरी स्थानीय निकायों को जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य एक प्लेटफॉर्म पर भारतीय शहरों से जुड़ा प्राथमिक डेटा उपलब्ध कराना है। तो ये ध्यान रखना है कि प्राथमिक डेटा की बात कर रहा है जिसे उपलब्ध कराना है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा डेटा जो अभी तक उसकी माइनिंग नहीं हो पाई है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उसका उपयोग नहीं हो पाया है, ऐसा डेटा उपलब्ध कराना है। तो इसमें से कौन सा सही है? यहाँ पर देखें, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो सही विकल्प आपका बी होगा, क्योंकि 2 ही इसमें से सही हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, हाल ही में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल शुरू किया है। अब इसका पूरा नाम यहाँ पर दे दिया गया है। इससे संबंधित जो बातें बताई गई हैं वो ये कहा गया है कि इसका लक्ष्य एक ही प्लेटफॉर्म पर भारतीय शहरों से जुड़ा जो प्राथमिक डेटा उपलब्ध है, इस प्राथमिक डेटा को उपलब्ध कराना है। यानी कि ऐसा डेटा जो अभी तक प्रोसेस नहीं किया गया है, वो डेटा प्राथमिक डेटा कहलाता है। शिक्षाविद और जो शोधार्थी हैं, शोधार्थी के साथ साथ जो हितधारक हैं, उनको डेटा के आधार पर नीतियां बनाने में जो डेटा होंगी वो मदद करेगा शहरों से संबंधित। वर्तमान में 225 शहरी स्थानीय निकायों को इससे जोड़ा गया है। यह पहल ओपन डेटा के आधार पर शहरी विकास के लिए नए फ्रेमवर्क बनाने का अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, इससे संबंधित जो बातें थी उन सभी बातों को हम लोगों ने देखा। संस्कृति IAS का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से ये आप लोगों को PDF भी मिल जाएगा आसान भाषा में। जहाँ तक जो बातें बताने की आवश्यकता थी उसे मैंने बता दिया। कुछ और बातें जो आप लोगों को एडिशनल चाहिए होगा वो PDF के माध्यम से आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर यही PDF मिल जाएगी। आप उसे पढ़ सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।